हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सोम। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। आपने इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस खूब पढ़ा होगा, बहुत सारी क्लासेस में आपने इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस पढ़ा होगा। लेकिन आज जो हम करने जा रहे हैं, या आज जिस तरीके से पॉलिटी एंड गवर्नेंस हम पढ़ेंगे, शायद ही आपने इससे पहले इस तरीके से पढ़ा हो कभी। आज जो हम लोग इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस पढ़ने जा रहे हैं, इसमें जो खास बात है वो ये है कि हम एनिमेशन इस्तेमाल करेंगे, पिक्चर इस्तेमाल करेंगे, साथ ही साथ स्टोरी लाइन में चीजें पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये मेथड जो है आपको लॉन्ग टर्म में चीजें याद रखने में मदद करेगा। उम्मीद है जब आप ये लेक्चर कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद आपको दोबारा कोई और पॉलिटी एंड गवर्नेंस का लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। यहाँ पे मेरे बारे में थोड़ी सी चीजें दी हुई हैं। मैंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मैंने मेंस भी लिखा है 2 बार यूपीएससी का। इसके अलावा मैंने बहुत सारे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन रेपुटेड प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड थी वो कैसे शुरू होती है। देखिए, हम लोग अंग्रेजों के लगभग 200 साल से ज्यादा गुलाम रहे। इस गुलामी में हमने बहुत सारे स्ट्रगल्स किए, बहुत सारा रिवॉल्ट किए, और उसके बाद हमको जाके आज़ादी मिली। लेकिन जब कोई देश आज़ाद होता है तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है वहाँ की प्रशासन की, रूल रेगुलेशन की, गवर्नेंस की। भारत के सामने भी ये समस्या बहुत जटिल तरीके से सामने आ रही थी। इस चीज़ को ठीक करने के लिए हमें ज़रूरत थी कोई कानून बनाने वाली संस्था की, जो हमें कानून बना के दे दे, उस हिसाब से हम अपने देश का प्रशासन आगे करें। तो कानून व्यवस्था को ठीक तरीके से चलाने के लिए हमको जरूरत थी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जो हमको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करे। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। वो लॉ जिससे पूरा देश चले, जिससे शासन व्यवस्था मजबूत हो, जिससे सरकारें चुनी जाएं, जिससे हमें न्याय ठीक तरीके से मिल पाए, जिससे लोगों के अधिकार सुनिश्चित हो पाए। ऐसा एक संविधान की जरूरत थी। अब इस संविधान को बनाने के लिए हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जरूरत थी। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड आजादी के तुरंत बाद नहीं स्टार्ट हुई है, ये बहुत पहले से उठती चली आ रही है। आजादी की लड़ाई हमने 200 सालों में लड़ी है, और इस दौरान बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करी थी। उन लोगों को पहले से ही लगता था कि भारत में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, जो भारतीयों के द्वारा बनाई जानी चाहिए, जो भारतीयों के लिए कानून बनाए। ऐसी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के दे भारतीय लोगों के लिए। ऐसी जरूरत समय समय पर लोगों को लगती रही है, और समय समय पर लोगों ने आवाज भी उठाई है। तो हम अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वो यही पढ़ने जा रहे हैं कि किसने, कब, किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करी। तो सबसे पहले चलते हैं 1895 में। 1895 में श्री बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा इस बात की बहुत पुरजोर से डिमांड की गई कि हमको एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है चाहिए। और इस बात का जिक्र उन्होंने, एक स्वराज बिल था, ठीक है, स्वराज बिल में जो बाल गंगाधर तिलक साहब थे, इन्होंने इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जिक्र किया। तो पहली बार, एकदम डायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली बाल गंगाधर तिलक जी ने नहीं कहा कि हमको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। इनडायरेक्टली स्वराज बिल में इन्होंने डिमांड रखी कि हाँ भाई, हमको एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए जो भारतीय लोगों के लिए कानून बनाए। ठीक है, क्यों भारतीय लोगों के लिए कानून बनाए? क्योंकि जो अंग्रेज कानून बना रहे थे वो कानून काफी अंग्रेजी ओरिएंटेड था, यानी कि ब्रिटिशर्स के हित में था, भारतीय लोगों के हित में नहीं था। भारतीय लोग लगातार शोषित हो रहे थे। इसके चलते बाल गंगाधर तिलक जी ने सबसे पहले 1895 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करी। इसके बाद एक बहुत प्रोमिनेंट फिगर महात्मा गांधी जी, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करी। आपको पता है 1922 का साल है, 1922 का साल है, और 1922 के साल में क्या बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अपने पीक पर था। इस दौरान लगातार लीडर्स आजादी की डिमांड कर रहे थे, और इसी दौरान महात्मा गांधी जी ने डिमांड किया कि हमको एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के दो अंग्रेज।
अंग्रेजों से डिमांड की गई गांधी जी के द्वारा कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी चाहिए आप लोगों को भारतीयों के लिए, जो भारतीयों के हिसाब से कानून बनाए। तो 1992 1922 1922 में गांधी जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड शुरू करी। फिर ये डिमांड और आगे बढ़ती है। 1928 का साल था, मोतीलाल नेहरू साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था नेहरू कमेटी। आपको पता होगा नेहरू कमेटी के बारे में, आपने सुना होगा 1928 1928 की नेहरू कमेटी, जो कि मोतीलाल नेहरू साहब की अध्यक्षता में बनी थी, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। इन्होंने अपनी जब रिपोर्ट प्रस्तुत करी तो उस रिपोर्ट में भी इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करी। तो मोतीलाल नेहरू जी भी इस क्यू में थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड कर रहे थे। अगर आपने नेहरू कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि नेहरू कमेटी की रिपोर्ट ने डोमिनियन स्टेटस की डिमांड करी थी, जिस बात से इनके खुद के पुत्र जवाहरलाल नेहरू एग्री नहीं थे। इसके चलते उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर। तो ये एक अलग कहानी है जो कि आप नेहरू रिपोर्ट जब पढ़ते हैं हिस्ट्री में, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, तो आप वहां पे पढ़ते हैं। बट अभी हम लोग अपने आप को लिमिटेड करते हैं 1928 के नेहरू कमेटी की रिपोर्ट में, जहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की गई थी। नाउ उसके बाद आता है साल 1934 का। 1934 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एम.एन. रॉय। आपने इन्हीं का नाम सुना होगा अब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करने वालों में से, ठीक है। ये एक बहुत बड़े कम्युनिस्ट लीडर थे। इन्होंने एक बहुत जबरदस्त ड्राफ्ट तैयार किया था, एक जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया। एम.एन. रॉय की एक बुक थी, एक ड्राफ्ट था जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया, ठीक है। ये कब पब्लिश हुआ था? 1944 में, 1944 में। क्वेश्चन यहाँ से भी निकलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया किसने लिखा? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया एम.एन. रॉय साहब के द्वारा लिखे गए थे। 1934 में एम.एन. रॉय ने प्रपोज किया आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और इन्हीं के आइडिया को किसने माना? कांग्रेस ने माना। कांग्रेस ने 1935 में ऑफिशियली एक डिमांड रखा ब्रिटिशर्स के सामने कि हमारे लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाइए, और इसी बात को आगे अगस्त ऑफर में एक्सेप्ट कर लिया गया। तो चूंकि इनकी आइडिया को कांग्रेस ने अपना आधार बनाया था, अपना बेस कांग्रेस ने एम.एन. रॉय की आइडिया को बनाया था, दैट्स वाई एम.एन. रॉय को कहा जाता है कि ये डिमांड करता थे किसके? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भारत में। तो ज्यादातर नाम आपने इनका ही सुना होगा, इसलिए क्योंकि इनकी आइडिया को बेस बनाया था कांग्रेस ने, ठीक है। तो 1934 में एम.एन. रॉय प्रोमिनेंट फिगर के तौर पे निकल के आते हैं जिन्होंने डिमांड की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। और सिर्फ एम.एन. रॉय नहीं, इसके बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस से हट के, मतलब कांग्रेस ने तो डिमांड कर दी 35 में, उसके अलावा लगातार पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बात के सपोर्ट में थे कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जानी चाहिए जो कि एडल्ट फ्रेंचाइज बेसिस पे हो, जिसका चुनाव कैसे हो? एडल्ट फ्रेंचाइज बेसिस पे हो, बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो, इलेक्टेड हो, किस बेसिस पे? एडल्ट फ्रेंचाइज बेसिस पे, वयस्क मताधिकार बेसिस पे हो, यानी लोग चुने, एक खास उम्र बना दी जाए, उस उम्र के बाद के लोग वोट करें और वो चुन के जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाए। तो क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि एडल्ट फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट कौन दिया था जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। डिमांड बहुत जबरदस्त तरीके से देश में चल रही थी, इसी के चलते आया आपका अगस्त ऑफर, ठीक है। अगस्त ऑफर कौन था वायसराय उस टाइम? लिन लिथगो। लिन लिथगो एक अगस्त ऑफर लेकर आया 1940 में। इस ऑफर में लिन लिथगो ने एक्सेप्ट किया कि हमको ठीक है, हम आपकी बात मान रहे हैं और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के देंगे, ठीक है। तो डिमांड एक्सेप्ट किया गया इन प्रिंसिपल, सिद्धांतों में, अगस्त ऑफर के सिद्धांतों में, क्योंकि बनेगा तो है नहीं। आपको पता है कैबिनेट मिशन जब 1946 में आएगी उसके बाद ही सही मायने में जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, इससे पहले बनेगी नहीं, सिद्धांतों में ही बनी रही है, अभी पेपर पे ही बन रही है, रियल में नहीं बन रही है। और इन्होंने एक्सेप्ट क्यों किया? लिन लिथगो ने एक्सेप्ट क्यों किया? इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि ये टाइम था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का और इंडिया के सहयोग की जरूरत थी।
और इंडिया के लोग कह रहे थे कि हमको लगातार इस बात की डिमांड कर रहे थे कि हमको चाहिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो भारत के लोगों के लिए जो है कानून बनाए। तो इसके चलते लिथगो ने अगस्त ऑफर में इस बात को एक्सेप्ट किया कि चलो ठीक है, मान लेते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना देंगे आपके लिए, क्या बड़ी बात आ रही है, आप वॉर में शामिल होइए। लेकिन इन प्रिंसिपल ही रह गया, बना नहीं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके बाद क्रिप्स मिशन आया, वो भी फेल हो गया, उनकी भी बात खत्म करते हैं 1942 में, सीधे पहुंचते हैं 1946 में। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया। कैबिनेट मिशन प्लान ने पूरी तरीके से एक्सेप्ट किया कि ठीक है, बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए पूरा एक खाका तैयार किया और उसको लोगों के सामने रखा। शुरुआत में कैबिनेट मिशन प्लान जो था उसको कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट किया और मुस्लिम लीग ने भी एक्सेप्ट किया, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग इससे मुकर गई। ठीक है, और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुस्लिम लीग लगातार डिमांड कर रही थी कि 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए जो पाकिस्तान और भारत दोनों के लिए कानून बनाए, लेकिन कैबिनेट मिशन ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया, जिसके चलते मुस्लिम लीग इसमें पार्टिसिपेट नहीं की। ओके, तो ये स्टोरी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी बन जाएगी। ठीक है, 1946 में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाएगी। इसमें कुछ पर्टिकुलर मेंबर्स होंगे, इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको एक वीडियो ठीक लगी होगी। अगर आपको लगता है कि वीडियो बेनिफिशियल है तो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स and keep support the channel. Thank you so much for watching. Have a nice day.